गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्टर्न पारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच क्लास 10th का बायोलॉजी से एक चैप्टर लेकर आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है जन्म। जो कि आज का जो इस सीरीज में जो टॉपिक शुरू हमने किया है, ये काफ़ी मस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से बोर्ड के एग्ज़ाम के अतिरिक्त बहुत से सारे भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे बहुत बार क्वेश्चन उठा लिया जाता है और आता ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। यदि आप मेरे इस सीरीज में जो मैं अभी सीरीज शुरू किया हूँ, इसमें अगर शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो समझ जाइए कि आप ज़रूर इतना विश्वास रखिए कि इसमें किसी प्रकार के आपके पास डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि इस सीरीज में आप लोगों को मैं डायग्राम बना कर बहुत डिटेल्स में हम लोग इस पर विचार विमर्श करने वाले हैं। तो साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और इसे लाइक भी कर लीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और यदि आप इसमें सपोर्ट करते हैं तो हमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और मैं इससे भी सुंदर सुंदर वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आते रहूँगा। इसके अतिरिक्त बहुत से सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। आप नए हैं तो सबसे पहले उसे भी जाकर आप देख सकते हैं। ये जो जनन टॉपिक है, जो कि भारतीय भवन से हमने इसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इस भारतीय भवन में चैप्टर 6 है, ठीक, और शायद NCERT में 7 है। देखिए, तो पहले फर्स्ट में टॉपिक हम लोग निकल के आता है जनन। क्या टॉपिक आता है? जनन। सबसे पहले हम लोग जाने जे जनन। तो जनन किसे कहते हैं? ठीक है, जीव जिस प्रक्रम के द्वारा, कोई भी जीव जिस प्रक्रम के द्वारा अपने जैसे, किसे? अपने जैसे संतति का उत्पन्न करता है या पैदा करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल में बता दूं कि कोई भी मनुष्य होता है तो मनुष्य के बच्चा ही मनुष्य होता है, शेर के बच्चा शेर होता है, बिल्ली के बच्चा बिल्ली होती है, नहीं, और कुत्ता के बच्चा कुत्ता होता है। कोई पर्टिकुलर कोई पक्षी के ले लिया जाए, जैसे कबूतर का बच्चा कबूतर ही होता है। तो कोई भी जीव है अपने जैसे संतति का उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर लफड़ा यह होता है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? बाकी जितने हम लोग पीछे चैप्टर पढ़े हैं उसमें हर एक चीज़ की आवश्यकता है। यदि उसको और ना किया जाए नहीं तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, जैसे परिवहन की प्रक्रिया ना होके तभी भी जीवित नहीं रह सकते हम लोग। उत्सर्जन की प्रक्रिया ना होके तभी हम लोग जीवित नहीं रह सकते। पोषण की प्रक्रिया ना होता है तभी भी हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया ना होके तभी भी हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, जय प्रक्रिया ना होके तभी भी हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। मगर पीछे हम लोग जिसके अतिरिक्त जो भी 5 चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, वो अगर प्रक्रिया अगर ना हो के हम लोग जीवन में, तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। लेकिन जनन एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर ना हो के तो आदमी जीवित रह सकता है, मर नहीं सकता है। लेकिन इसका भी आवश्यकता है। इसका आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कोई भी जीव चाहता है अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाना। यदि वो जनन की प्रक्रिया अगर ना करे, किसी कारणवश या किसी कमी के चलते अगर नहीं होता है,
तो उसके जो अगले जो पीढ़ी है वो बढ़ नहीं पाएगी, उसी से उसका पीढ़ी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो जनन की प्रक्रिया जो है अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए इसका किया जाता है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जनन के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला हम लोग को टॉपिक है इसमें कि जीवों द्वारा समान संतति का सृजन। क्या है? जीवों द्वारा अपने समान संतति का सृजन। अब जीवों द्वारा अपने समान संतति का सृजन का मतलब क्या होता है, अभी हमने आप लोग को बताए हैं कि कोई भी जीव है वो अपने ही जैसे संतति यानी संतान को उत्पन्न करता है। जैसे मनुष्य के बच्चा मनुष्य ही होता है। इसमें होता क्या है, जैसे 23 हम लोगों जो कोशिका होता है, क्या होता है, जो कोशिका होता है। ठीक, कोशिका में क्या रहता है, उसके कोशिका में रहता है केंद्रक। क्या रहता है? केंद्रक। और केंद्रक में क्या रहता है? DNA। ठीक, और एक होता है जो कि जो प्रोटीन से बना हुआ, जिसका नाम है प्रोटीन से बना हुआ एक है जिसको बोलते हैं गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्र। ये जो प्रोटीन के बना होता है, क्या चीज़ का बना होता है? ये जो होता है क्या चीज़ का बना होता है? प्रोटीन के बना होता है गुणसूत्र। ठीक है, देखिए, तो जो महिला जो होती है उसके 23 क्रोमोसोम, गुणसूत्र को ही क्रोमोसोम हो जाता है, और जो पुरुष जो होता है उसका 23। ये दोनों आपस में मिलता है तो कितना हो जाता है? 46 हो जाता है। कितना होता है? 46। ठीक, तो जो 44 जो क्रोमोसोम होता है तो उसके शरीर के निर्माण में भाग लेता है, लेकिन इसमें से 2 जो क्रोमोसोम होता है उसके लिंग निर्धारण के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, कि जैसे महिलाएं जो होती है उसमें XX क्रोमोसोम होता है, और पुरुष जो होता है उसमें क्या होता है? X और Y होता है। ठीक, अगर संभोग के दौरान हम लोग का अगर पुरुष का X क्रोमोसोम अगर इसके साथ अगर क्या करता है? संकलन करता है, तो समझिए क्या होगी? लड़की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लड़की हो जाएगी। अगर Y क्रोमोसोम इसके साथ में अगर संकलन कर लेता है तो क्या हो जाएगा? लड़का हो जाता है। क्या हो जाता है? लड़का होता है। ठीक, ये लड़की हो तो चाहे लड़का हो तो ये दोनों का जो है गुण इसके पैतृक गुण से मिलता जुलता रहता है। ठीक, अब इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य यही हुआ जैसे किसी लड़का इस बच्चा या बच्ची के माता पिता जो है अगर लंबे लंबे हैं तो बाल बच्चा भी लंबे लंबे, उसके माता पिता में से कोई एक छोटा या दोनों छोटा होते हैं तो हो सकता है जो कभी छोटा बच्चा हो कभी लंबा बच्चा हो। ठीक, यदि बाप अगर गंजा है, टकला है, तो समझिए ये आने वाला समय में उसका बाल बच्चा जो लड़का जो होगा वो भी गंजा हो जाएगा। ठीक, तो कुछ ऐसे जो गुण है जैसे बाप महतारी जैसे हो गया, अगर मान ले कोई पुरुष है उसका महिला जो वाइफ है दोनों आदमी गोरे गोरे हैं तो बाल बच्चे भी गोरे गोरे होंगे। अगर दोनों में से कोई एक सांवले हैं तो क्या हो जाएंगे? ये उसका भी गुण उसमें आ जाएगा। ठीक है, अब
ठीक। अब कहिएगा जो मान लीजिए कभी कभी एक्सेप्शन हो जाता है कि जो हाँ ये माता पिता क्या हो जाते हैं, गोरे गोरे रहते हैं, लेकिन किसी के उसी के बच्चा क्या हो जाता है, कभी सांवले हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं उसके माता पिता के पूर्वज के गुण उसके माता पिता में रहता है। ठीक। तो कभी बाल बच्चा जो होता है अपने दादा पर भी चला जाता है सब, अपने नाना पर भी चला जाता है, क्योंकि नाना का जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र उसके मम्मी में है, उसके दादा के जो गुणसूत्र है उसके पापा में है, और उसके पापा वाला आया इसमें। बस इसी दौरान उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम यही देखा जाता है कि जो जिसका बाल बच्चा है उसी का जो गुण है उस बच्चों में देखने के मिला जाता है। तो भले देखने में, भले वास्तव में दिखने में लगता है कि एक जैसे है, नहीं, जैसे बहुत ऐसे बाल बच्चे, बहुत ऐसे भाई बहन हैं जो कि दिखता है एक जैसे, नहीं, लेकिन किसी न किसी एंगल से वो क्या रहता है, भिन्न रहता है, किसी न किसी एंगल से भिन्न रहता है। जैसे हम लोग थंब देने जाते हैं, क्या देते हैं, थंब देने जाते हैं, तो क्या थंब देने जाते हैं तो सब किसी का रेशा एक जैसा है? अगर सब किसी का रेशा एक जैसे रहता तो ये जो भी थंब के बात है वो फेल हो जाए। जैसे यहाँ पर जो आधार कार्ड है जिसमें हम लोग थंब देते ही पूरा हम लोग डिटेल्स निकल जाता है, तो कोई थंब दे देता किसी का डिटेल्स निकल जाता नहीं, उसमें काफ़ी गड़बड़ हो जाता। ठीक है, इसलिए ये उसमें भले दिखता है समान, लेकिन बहुत से सारे एंगलों में क्या रहता है, वो भिन्न रहता है। ठीक। अब देखिए अगला हम लोग का टॉपिक है विभिन्नता का महत्व। क्या है अगला टॉपिक? है हम लोग का विभिन्नता का महत्व। विभिन्नता का विभिन्नता का महत्व का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? ठीक, बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे भूकंप आ जाती है। क्या आ जाती है? भूकंप आ जाती है। जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फूट गया, कहीं पर तापमान ज़्यादा 1 वायु हो गया, कहीं पर तापमान 1 वायु कम हो गया। ठीक है, तो सपोज दैट मान लीजिए कहीं के तापमान क्या होगा, 1 वायु बढ़ गया। अब 1 वायु बढ़ने के चलते बहुत ऐसे जीव है जो कि ये क्या हो जाते हैं, उस गर्मी को, उस तापमान को सरवाइव नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते बहुत ऐसे जीव के क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। ठीक, लेकिन उसमें बहुत से ऐसे जीव है जो कि जे सरवाइव करके जीवित रह जाता है। ठीक, यानी कहने का मतलब है उसके जिस हिसाब से टेम्परेचर है, जिस हिसाब से तापमान है, उस हिसाब से अपने आप को क्या कर लेता है, वो बदल लेता है। और उसके आने वाला, उसके बाद से जो भी पीढ़ियाँ जो रहती है, ठीक है, वो उसी अनुकूल में ढली हुई आती है, उसके बाद से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए ये रहा हम लोग क्या, विभिन्नता का महत्व। ठीक है, अब अगला है हम लोग क्या कि जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है जनन। क्या नाम है? जनन। ये जनन जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन। दूसरा होता है क्या, लैंगिक जनन। एक हो गया लैंगिक, दूसरा का क्या हो गया, अलैंगिक। ठीक है, अब लैंगिक जनन के कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखें। अब लैंगिक जनन की विशेषता
कुछ हमने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से लिख दिया है। पहला विशेषता है कि इसमें जीव एक व्यष्टि में भाग लेते हैं, जीव के एक व्यष्टि भाग लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि जीव में एक व्यष्टि के भाग लेने का मतलब क्या हुआ, जे अगर पुल्लिंग है, अगर पुल्लिंग है, इसको लिख देते हैं मेल, क्या लिखते हैं मेल, और नहीं तो क्या होता है फीमेल, यही न होता है। मान लीजिए रिप्रोडक्शन के प्रक्रिया करने के लिए दो ही चीज़ की जरूरत पड़ता है, नहीं तो मेल नहीं तो फीमेल, नहीं तो मेल और फीमेल दोनों, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन में जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करने में नहीं तो केवल मेल ही होगा, नहीं तो केवल फीमेल ही होगा, दोनों एक साथ में नहीं हो सकता है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, अलैंगिक, यानी इंग्लिश में बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, इसमें एक व्यष्टि भाग लेते हैं। दूसरा क्या है, इसमें युग्मक अर्थात अंडाणु और शुक्राणु भाग नहीं लेते हैं। जैसे लैंगिक जनन में क्या होता है, ठीक है, स्त्री में होती है अंडाणु और पुरुष में होता है शुक्राणु। दोनों आपस में जब संभोग करते हैं, संभोग करने के दौरान दोनों का जो अंडाणु और शुक्राणु जो उनके द्वारा निकला हुआ जो युग्मक है वो आपस में निषेचन की प्रक्रिया करता है, तब जाके किसी संतान की उत्पत्ति होती है। लेकिन इसमें इस तरह की कोई बात नहीं है, ठीक है। दूसरा का है, इसमें इस प्रकार के जनन में या तो समसूत्री विभाजन होता है या असमसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में जैसे हम बता दिए हैं अभी आप लोगों को, जैसे मेल और फीमेल होता है तो मेल में हो गया तो कितना 23 क्रोमोसोम, और फीमेल में इतना हो गया 23। दोनों में जब आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, दोनों आपस में संकलित किए तो कितना हो गया 46, ठीक है। तो ये जो है बराबर भागों में क्या किया है, भाग लिया है, ठीक है। क्या करने में, जनन की प्रक्रिया करने में, ठीक है। ये बराबर भी हो सकता है, कम बेस भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल किस में, अलैंगिक जनन में। अगला है, अलैंगिक जनन के बाद जो संतानें पैदा होती है अनुवांशिक गुण से ठीक अपना जनन के समान होती है। जैसे में हम एग्जाम्पल में हम आप लोग को ले लेते हैं, जैसे ले लिए आलू, का ले लिए आलू, जैसे ले लिए गन्ना, का ले लिए गन्ना, देखिए, ठीक। जैसे गुलाब के फूल हो गए, ये सब चीज़ हो गया। ये जो चीज़ हो गया, ये हूबहू होता है। जैसे मान लीजिए कोई आलू रोप दीजिएगा, अगर लाल का आलू रोप रहे हैं तो ललके होगा, उजर का आलू रोप ले उजर का, एकदम हूबहू होता है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत। गन्ना में भी है, जो वैरायटी आप लीजिएगा, जो वैरायटी आप रोप रहे हैं वही वैरायटी गन्ना का आपका होगा, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये नहीं जो वैरायटी कुछ और ले आकर रोपे आप गन्ना के, हो गया कुछ और, ऐसे नहीं होता है। अगला है हम लोग का 5 नंबर में, इस प्रकार के जनन से ज़्यादा संख्या में एवं जल्दी से जीव अपने संतानों को उत्पत्ति कर सकता है। अलैंगिक जनन की अगला विशेषता यही है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा संतानों को उत्पत्ति किया जा सकता है, और ठीक है। अगला है, निम्न कोटि के पौधे एवं जंतुओं में जिनके शरीर जटिल नहीं होते हैं, यह जनन मुख्य रूप से संतानों की उत्पत्ति में किया। माने ये जो है अलैंगिक जनन है, जिस वैसे जीव वैसे पौधे, ऐसे जीव जंतु वैसे पौधे में इसका अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होता है, जिसका शरीर कैसे होता है, जटिल नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, यानी सरल होता है, सिंपल होता है, ठीक। अगला है, इसमें निषेचन की ज़रूरत नहीं होती है। अब निषेचन की ज़रूरत क्यों होगी भाई, इसमें अंडाणु और शुक्राणु भाग नहीं ले रहा है, अंडाणु और शुक्राणु भाग लेगा तब निषेचन की प्रक्रिया होगा, ठीक है। अब अभी हम आप लोग को क्लियर करेंगे जब हम पढ़ाएंगे इसके अगले
वाले टॉपिक को, तो आप लोग को समझ में आएगा कैसे निषेचन होता है, क्या अंडाणु और क्या शुक्राणु होता है। फिलहाल में इतना ही आप समझिए कि निषेचन की जो प्रक्रिया इसमें नहीं होता है, क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया कराने में एक मेल की जरूरत पड़ता है, एक फीमेल की जरूरत पड़ता है, और मेल द्वारा छोड़ा हुआ क्या होता है शुक्राणु, और फीमेल द्वारा छोड़ा हुआ क्या होता है अंडाणु। ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो यही क्या कहलाता है निषेचन कहलाता है। लेकिन इस तरह के इसमें कोई भाग नहीं, कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं तो मेल ही भाग लेता है, नहीं तो अकेला फीमेल ही भाग लेता है। ठीक है, तो इसलिए निषेचन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये था हम लोग को अलैंगिक जनन की विशेषताएं, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब ये जो है अलैंगिक जनन को संपन्न करने में कुछ विधि का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है? कुछ विधि का इस्तेमाल करना पड़ता है। और विधि क्या है अभी हम आप लोग बता रहे हैं, तब तक इसको क्लीन कर दें हम। अब देखिए, पहला है हम लोग का विखंडन। क्या है? विखंडन। अब विखंडन कौन सा वाला है? देखिए, इसमें जो होता है, जो एक कोशिकीय जीव होता है ना, एक कोशिकीय जो जीव होता है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, ये सब एक कोशिकीय जीव होता है। इनको क्या होता है, इसके शरीर क्या होता है, 2 या अधिक टुकड़ों में क्या होता है टूटता है। टूटने के बाद में अपना अलग अलग जीवन को जीता है, यही हम लोग का कहलाता है विखंडन होता है। तो विखंडन में पहला प्रकार के है द्विव। कौन है? द्विव विखंडन। क्या है? द्विव विखंडन या द्विव विभाजन, दोनों बात बराबर हुआ। ठीक है, कोई भी एक कोशिकीय जीव यदि है, वो अपने कायिक को या अपने केंद्रक को 2 भागों में क्या करता है, बांट देता है। क्या करता है? 2 भागों में बांट देता है, और दोनों भाग पहले जैसे अपने पैतृक के समान अपना जीवन स्वतंत्र जीता है, वहीं हम लोग को क्या कहलाता है, द्विविखंडन कहलाता है। जैसे हम क्या कर लिए, अमीबा ले लिए। क्या ले लिए? अमीबा। अमीबा जो है, ठीक, ये बीच में क्या हो गया, इसका केंद्रक हो गया। ठीक, अब ये क्या होगा, ये केंद्रक एक ऐसे समय आएगा कि ये केंद्रक फैलना शुरू करेगा। क्या करेगा? ये केंद्रक इस तरीक़ा से क्या हो जाएगा, इस तरीक़ा से वो ये भी चिपकना शुरू कर देगा, इधर से भी चिपकना शुरू कर देगा। ठीक है, कुछ मान लीजिए हम कुछ इस तरीक़ा से हो गया। ठीक, इसका जो केंद्रक जो है क्या हो जाएगा, ये केंद्रक कुछ इस तरीक़ा से क्या होने लगेगा, फैलना शुरू कर देगा। एक ऐसे समय आएगा जो ये केंद्रक जो है क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केंद्रक ये अलग हो जाएगा। कि यहाँ पर हो गया, एक कट के यहाँ पर हो गया, ये भी भाग क्या हो जाता है, कट जाता है, ये भी भाग कट गया। अब कटने के बाद में ये जो जीव है, जैसे अमीबा के एक पार्ट यहाँ पर है, एक पार्ट यहाँ पर हो गया, ये अपना जीवन अपना जीना शुरू कर देगा। ये अपना जीवन ये अपना अलग जीना शुरू कर देता है। तो इसमें क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। इसमें नहीं कायिक और केंद्रक दोनों का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। और दोनों, ऐसा बात नहीं है जो दोनों जीवित नहीं रहेगा, दोनों जीवित रहेगा, अपने पूर्वज जैसे स्वतंत्र अपना जीवन उसी जैसे जीते रहेगा। और फिर से वही प्रक्रिया इस सब के साथ होगा। फिर से इसका केंद्रक और कायिक क्या हो जाएगा, 2 भागों में बटेगा, और दोनों भाग आगे बढ़े अपना पीढ़ी बढ़ाते रहेगा। यही हम लोगों का होता है, ये द्विविखंडन होता है। ये किस में पाया जाता है, एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। ठीक है, अगला है हम लोग क्या, अगला है बहुखंडन। क्या है? बहुखंडन। बहुखंडन
बहुखंडन या बहुविभाजन। बहुखंडन या बहुविभाजन से क्या तात्पर्य है? जैसे कोई भी एकोष्कीय जीव क्या है, वैसे जीव जिनके एक शरीर बहुत से सारे, ठीक है, बेष्टियों में खंडित होकर और सब खंड अपना जीवन अलग अलग अपने पूर्वज के समान जीना शुरू कर देता है, वो क्या कहलाता है? वो बहुखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुखंडन कहलाता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ये जीव हो गया, क्या हो गया? जीव हो गया, ये इस पर कोई उसके जीव हो गया, और ये जो है इसमें केंद्रक हो गया, क्या हो गया? केंद्रक हो गया। अब यहाँ पर ये केंद्रक जो है बहुत से सारे भागों में बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? बहुत से सारे भागों में बढ़ जाएगा। ठीक, अब ये धीरे से क्या हो जाएगा? यहाँ से ये निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ठीक, और जब निकलेगा नो तो पहले अपने पूर्वज जैसे ये भी अपना स्वतंत्र जीना शुरू कर देगा। ठीक है, और इसमें भी जो जनन की प्रक्रिया होगा अपने पूर्वज के जैसे ही फिर से ये बहुत से सारे इसमें केंद्रक का निर्माण होगा, और वो केंद्रक फिर से अपना जीवन जीना शुरू कर देगा। ठीक है, ये था हम लोग क्या? बहुविखंडन। ठीक है, सीधे सीधे इतना ही समझिए, जब बहुविखंडन का मतलब यही होता है कि एक जो जीव होता है बहुत से सारे उससे कायिक और उनके केंद्रक बहुत से सारे भागों में बढ़ जाता है, और सब भाग बढ़कर अलग अपना स्वतंत्र जीवन जीना शुरू कर देता है। वही हम लोग का कहलाता है? बहुविखंडन कहलाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ना है मुकुलन। क्या पढ़ना है? अगला हम लोग को पढ़ना है मुकुलन। अब मुकुलन में क्या होता है तो देखिए, कह रहा है मुकुलन एक प्रकार के अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या टूटने से क्या होता है? उसका निर्माण होता है। जैसे हम क्या ले लें, एक ईस्ट में मुकुलन। क्या चीज में? ईस्ट में मुकुलन। ईस्ट में मुकुलन का मतलब क्या हुआ? जैसे एक कोशिकीय ईस्ट है, क्या है? एक कोशिकीय ईस्ट है, इसमें क्या हो जाएगा? धीरे से एक यहाँ पर मुकुल लगना शुरू होगा, क्या हो जाएगा? मुकुल लगेगा। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड। अब एक क्या हो जाएगा? कुछ समय के बाद से क्या हो जाएगा? बढ़ना शुरू कर देगा। ठीक, बढ़ गया। अब यहीं से क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और जब ये कट जाएगा इसमें भी केंद्रक आ जाता है। अब ये कट जाने के बाद से ये अपना स्वतंत्र जीवन जीना शुरू कर देगा, और ये भी पहले वाला अपना स्वतंत्र जीवन जीना शुरू कर देता है। अब ये जो बड जो है, ये मुकुल जो है, एक ही नहीं होता है, अनेक भी हो सकता है। ये मुकुल के ऊपर भी मुकुल हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, फिर से चाहे इसमें भी एक और मुकुल लग सकता है। फिर यहाँ से कट जाएगा, ये जीवन अपना अलग जीना शुरू कर देगा, ये अलग जीना शुरू कर देगा, और ये अलग, ये पहले से तो अपना जी ही रहा है। ठीक है, तो ये मुकुल, ये ईस्ट में मुकुल हो गया। क्या हो गया? ये ईस्ट में मुकुल हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो है एक कोशिकीय जीवों में मुकुलन हो गया। क्या हो गया? एक कोशिकीय जीवों में मुकुल। अब हम लोग को बहुकोशिकीय जीवों में मुकुलन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अब बहुकोशिकीय जीवों में मुकुल। तो बहुकोशिकीय जीवों में मुकुल का मतलब क्या होता है? जैसे एक जीव है, क्या है? एक जीव है जिसका नाम है हाइड्रा। क्या नाम है? हाइड्रा।
हाइड्रा जोन होता है वो समझ जाइए कि कैसे होता है। वो मूली या गाजर कह सकते हैं आप, उसके जैसे होता है। तो मान लीजिए ये ए हो गया, ठीक। अब ए हो गया, ठीक। अब यहाँ से कुछ इसका समझिए पत्ती निकला हुआ है। अब यहाँ से एक मुकुल निकलेगा। क्या निकलेगा? इसका एक मुकुल निकलेगा, ठीक। अब एक मुकुल ही बढ़ेगा, क्या हो जाएगा? मान लीजिए एक मुकुल बढ़ा, यहाँ पर एक और दिखा देते हैं, ठीक। अब मुकुल ही क्या हो गया? ये बढ़ गया, ठीक। अब यहीं से क्या हो जाएगा? एक यहाँ से निकल रहा है, यहीं से क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ से ही धीरे धीरे पतला होते होते क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। अब कट जाने के बाद इसमें भी केंद्रक आ जाता है। इसमें तो ऑलरेडी केंद्रक ही है। और देखिए ये अपना जीवन अलग शुरू कर देगा जीना, और ये अपना जीवन अलग कर देता है शुरू, ठीक है। तो ये होता है हाइड्रा में क्या? मुकुलन। ये हाइड्रा जो होता है बहुकोशिकीय होता है, लेकिन इसमें जो कोशिका होता है उतना विकसित कोशिका इसमें नहीं पाया जाता, लेकिन बहुकोशिकीय ही होता है। अगला है हम लोग को अपखंडन। क्या है अगला टॉपिक? है हम लोग को अपखंडन। अपखंडन में क्या होता है? जैसे एक जीव है, ठीक। ये जीव है जिसका नाम क्या पड़ता है? स्पाइरोगाइरा। क्या नाम पड़ता है? स्पाइरोगाइरा। क्या नाम पड़ता है? स्पाइरोगाइरा। ये जो स्पाइरोगाइरा जोन होता है, इसमें क्या होता है? अपखंडन होता है। अपखंडन क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक स्पाइरोगाइरा है। अब एक क्या हो जाएगा? बीच से क्या हो जाएगा? कट गया। क्या हो गया? ये बीच से कट गया। जब बीच से कट जाता है तो ये अलग अपना जीवन जीना शुरू कर देता है। ये अपना जीवन अलग शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जैसे मान लीजिए अलग अलग हम बना देते हैं, ठीक। ये अलग जीना शुरू कर दिया, और ये जो है ये अलग अपना जीवन जीना शुरू कर देता है। तो अपखंडन में ही होता है जो कि उसका शरीर होता है बीच बीच से क्या होता है? कट गया और अपना जीवन जीना शुरू कर देता है, ठीक है। एक इसमें होता है अपखंडन की प्रक्रिया जे स्पाइरोगाइरा में, ठीक। अब एक और होता है जिसका नाम है क्या? प्लेनेरिया। क्या नाम है? प्लेनेरिया। क्या नाम है? प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया में क्या होता है कि जो जीव होता है, ठीक, जैसे उस जीव को हम बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक। अब ये जो जीव है ये 3 भागों में कट गया। क्या नाम है? इसका नाम है प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया 3 भागों में कट जाता है। एक यहाँ से कट गया मान लीजिए, एक यहाँ से कट गया। तो एक भाग ऊपर हो गया, बीच वाला एक नीचे वाला हो गया। तो ये तो टोटल शरीर हो गया। जैसे मान लीजिए इसको ये कट गया, तो ठीक, एक कट गया कुछ इस तरीक़ा से, ठीक। ये वाला भाग अलग कट गया, ठीक। ये वाला भाग अलग कट गया। 3 खंडों में बट गया नो।
3 खंडों में जब बट गया, इसमें वो ताकत होता है कि तीनों, जैसे मान लीजिए मुंडी हो गया, ये मान लीजिए बीच वाला हो गया, ये मान लीजिए पैर वाला हो गया, ठीक, ये तीनों 3 खंड में कट गया, लेकिन ये विकास कर कर के ये पहले जैसे अपने पूर्वज जैसे ये पुनः हो जाता है। इसका भी एक हो गया, अलग बन जाएगा इसके जैसे, इसका भी इसके जैसे बन जाएगा, इसका भी इसके जैसे बन जाएगा, और तीनों अपना अपना जीवन जीना शुरू कर देगा। आने वाले कुछ समय में फिर से इसके साथ में भी जन्म की प्रक्रिया होगा, और फिर से 3 टुकड़ा इस सबके शरीर में से अलग अलग होगा, और फिर से ये प्रक्रिया आगे बढ़ते रहता है। ये हो गया हम लोग क्या प्लैनेरिया में क्या कहलाता है, ये पुनर्जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? पुनर्जनन होगा। क्या हो गया? पुनर्जनन होगा। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये पुनर्जनन होगा किसमें? प्लैनेरिया में। ठीक है, बार बार टूटेगा, बार बार जन्म लेगा, बार बार टूटेगा, बार बार ये अपना शरीर क्या करते रहता है, बनाते रहता है। ठीक है, तो पूछेगा जब पुनर्जन्म किस जीव में होता है, तो प्लैनेरिया में होता है। अब खंडन किस में होता है? स्पाइरोगाइरा में होता है। ठीक है, ये था हम लोग का। अब देखिए अगला है हम लोग क्या है, बीजांड। अब देखिए इसको यहीं पर बताते हैं, ये हम लोग को बीजाणु जनन। क्या है? बीजाणु जनन। अब बीजाणु जनन क्या होता है? ये जो बीजाणु जनन जो होता है नमी युक्त जगहों पर हो जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे पावरोटी जो होता है, या अचार वगैरह होता है, ठीक, या कभी खस्ता या ठेकुआ वगैरह देखे होंगे, वो ज़्यादा लंबे समय तक उसको छोड़ दिया जाता है, उस पर ध्यान अगर नहीं दिया जाता है तो क्या होता है, भूअर टाइप की उस पर कुछ काई जैसे पड़ जाता है। ठीक है, वाइट टाइप के। ठीक है, और वो जो उसमें जो जीवाणु जन होता है वो बहुत तेज़ी से विस्फोट करता है। क्या करता है? बहुत तेज़ी से विस्फोट करके और बहुत तेज़ी से उस विकास करके वो क्या होता है, जीवाणु वो उस एरिया में क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसका जो विकास होता है समझिए ये बहुखंडन के हिसाब से होता है। ठीक है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा ये अपने संतति का उत्पन्न ये कर लेता है। तो वो सब ये जहाँ पर भुअरी वगैरह गांव देहात में हम लोग क्या कहते हैं, जो भुअरी लग गया है कहते हैं नो, तो जिस चीज़ में भुअरी लगा हुआ है तो समझिए उसमें जो बीजाणु जनन का जो प्रक्रिया हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या चीज़ का प्रक्रिया हो रहा है, बीजाणु जनन का प्रक्रिया हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अब अगला हम लोग नया टॉपिक आ रहा है, अगला है पौधों में कायिक प्रबंधन। पौधों में कायिक प्रबंधन। प्रवर्धन। ठीक है, प्रवर्धन, ठीक, इस तरह प्रवर्धन है। पौधों में कायिक प्रवर्धन। तो पौधों में कायिक प्रवर्धन की परिभाषा क्या हो जाता है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक या वर्धी भाग, जैसे कहने का मतलब यह है कि कायिक प्रवर्धन की परिभाषा यह होता है जे जनन के वैसे प्रक्रिया जिसमें कोई पादप अपना जड़, अपना तना या अपने पत्तियों को द्वारा
जनन की प्रक्रिया करता है वही हम लोग का क्या कहलाता है, पौधों में कायिक प्रवर्धन होता है। तो पौधे में जो होता है ये अपना जनन की प्रक्रिया किससे कर सकता है, पत्तों से भी कर सकता है, ठीक, तना से भी कर सकता है, अपना जड़ से भी कर सकता है। तीनों चीज से पादप क्या कर सकता है, अपना जनन की प्रक्रिया कर सकता है, अपना संतति को बढ़ा सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब कहिएगा जो पत्ता से, तना से, जड़ तो हम सुने हैं, तना तो सुने हैं लेकिन पत्ता तो नहीं सुने हैं। लेकिन पत्ता से भी होता है, लेकिन हर एक पत्ते से नहीं, बहुत ऐसे पत्ते हैं जिनसे क्या होता है, उस पत्ते से भी जनन की प्रक्रिया होता है, ठीक है। तो इतना आप जरूर समझिए, जो पौधों में जो होता है कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या होता है, ये पत्ता से भी अपना जनन कर प्रक्रिया कर लेता है, तना से भी और अपना जड़ से भी कर लेता है। यही हम लोग का कहलाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है, ठीक। अब देखिए, अगला है हम लोग का क्या, उत्तक संवर्धन। क्या है, उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन में क्या होता है, जैसे उत्तक, तो हम उत्तक के परिभाषा हम लोग 9th क्लास में ही पढ़े हुए हैं कि समान कोशिकाओं से बनी जो जीव हुए, जो अंग है, समान कोशिकाओं से बनी अंग को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। जैसे उत्तक संवर्धन में क्या होता है, जैसे कोई पौधा है, क्या है, कोई पौधा है, और पौधे को क्या किया जाएगा, उसके काई को काट लिया जाएगा, किया जाएगा, काई को काट कर किसी गमला में क्या किया जाएगा, उसको रख दिया जाएगा। जब उससे वो जो फिर से वो पौधा के निर्माण जब कर लेगा तो वहाँ से उसको क्या किया जाएगा, उखाड़ के किसी दूसरे जगह पर लगा दिया जाता है। जैसे में आजकल जो गन्ना जो रोपा जा रहा है, जो वैरायटी वाला जो गन्ना आ रहा है, तो उसको क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए उसका ये गमला हो गया, ठीक, उस गमले में उसको खड़े रोप दिया जाता है। क्या किया जाता है, उस गमला में खड़ा रोप दिया गया। जब रोप दिया जाता है तो क्या हो जाता है, जब इसमें जो लग जाता है, इसमें जो भी उसका पोषक तत्व है, पोषक तत्व के साथ में उसको लगाया जाता है, पानी वगैरह दिया जाता है, समय से उसका देख रेख किया जाता है। तो देख रेख किया जाता है तो इसमें क्या होने लगता है, धीरे धीरे इसमें से टहनी निकलना शुरू कर देगा। बस इस गमले से निकाल कर तैयार खेत में उसको क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है, ठीक है। यही हम लोग का क्या कहलाता है, उत्तक संवर्धन कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उत्तक संवर्धन के बारे में भी इसे समझ गए होंगे। ये था अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं, एक जितना भी हम लोग पढ़े हैं अलैंगिक जनन था। क्या था, अलैंगिक जनन था। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या चीज़, लैंगिक जनन। क्या शुरू करने जा रहे हैं लोग, लैंगिक जनन। तो देखिए, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में क्या होता है, कर जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, वही हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं। इसमें मेल द्वारा छोड़े हुए युग्मक, क्या, मेल द्वारा छोड़े हुए युग्मक, मेल द्वारा छोड़े हुए युग्मक को क्या कहते हैं, शुक्राणु। क्या कहते हैं, शुक्राणु। और फीमेल द्वारा छोड़े हुए युग्मक क्या कहलाता है, अंडाणु। क्या कहलाता है, अंडाणु, ठीक।
मेल द्वारा छोड़े हुए युग्मक क्या कहलाता है? शुक्राणु। और फीमेल द्वारा छोड़े हुए युग्मक क्या कहलाता है? अंडाणु। ठीक है, ये जोन होता है, ठीक, शुक्राणु जोन, शुक्राणु कहिए या स्पर्म कहिए, क्या कहिए? स्पर्म कहिए। ठीक है, ये जोन होता है किसको? ओवम। अंडाणु का बोला जाता है? ओवम। ठीक, शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में जब मिलता है, ठीक है, तभी क्या कहला, दोनों आपस में जब मिलेगा तो क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाएगा। निषेचन। ठीक है, निषेचन इससे स से रहता है। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलने के बाद में क्या होता है? निषेचन का प्रक्रिया होता है। ठीक है, ये निषेचन के तत्पश्चात ही, निषेचन के बाद ही जिस चीज़ का निर्माण होता है उसको बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषेचन के पश्चात जो एक कोशिकीय जो जीव जो बन के आता है वो क्या कहलाता है? जाइगोट कहलाता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज। ठीक है, निषेचन के बाद ये जो होते हैं क्या होता है? एक कोशिकीय होते हैं। यही जो क्या करता है? विकास कर करके ये क्या करता है? ये एक वंशज का निर्माण करता है। क्या करता है? ये वंशज का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे समझ गए कि मेल द्वारा छोड़ा हुआ जो युग्मज जो है क्या कहलाता है? शुक्राणु। और फीमेल द्वारा जो छोड़ा हुआ युग्मज क्या कहलाता है? अंडाणु। दोनों आपस में जब क्या करता है? संगलन करता है तो निषेचन कहलाता है। ये निषेचन जो होता है वो जो होता है एक कोशिकीय होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। निषेचन के तत्पश्चात क्या होता है? युग्मज बनता है। क्या बनता है? जिसको जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलता है? जाइगोट बोलते हैं। यही जाइगोट विकास करके क्या करता है? एक संतति का निर्माण करता है। ठीक है, देखिए जो शुक्राणु जो होता है, ठीक, शुक्राणु का फोटो कुछ इस तरीका से रहता है। ठीक, तो समझिए, आप लोग गांव देहात के होंगे तो ज़रूर जानते होंगे, एक बेंग मछली होती है। एक मछली में ही बेंग मछली जो कि बेंगा बनता है सुबह के चल के। ठीक, इसमें क्या हो गया? केंद्रक हो गया। अंडाणु जो होता है एक अंडे जैसा होता है, इसमें केंद्रक डाल दीजिए। ठीक है, शुक्राणु का फोटो किस इस तरीका रहता है, अंडाणु का फोटो किस इस तरीका रहता है। ठीक है, शुक्राणु जो होता है चल सकता है। क्या कर सकता है? चल सकता है, एक जगह से दूसरी जगह चल सकता है, लेकिन अंडाणु एक जगह से दूसरी जगह चल नहीं सकता है। अंडाणु जो होता है शुक्राणु के कंपेरिजन में क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? ये बड़ा होता है। कुछ इसका विशेषता है, आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। ठीक, अब देखिए, अब जो ये होता है ये लिंग जो होता है, लिंग क्या होता है? लिंग को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? लिंग के आधार पर जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया? दो। एक तो होता है एक लिंगी, ठीक है, और दूसरा का क्या होता है? द्विलिंगी। क्या होता है? द्विलिंगी। ठीक, अब देखिए, लिंग के हिसाब से ही मेल और फीमेल के क्या होता है? निर्णय किया जाता है। ठीक, जिस लिंग में अगर क्या बन रहा हो? शुक्राणु बन रहा हो, वो क्या कहलाता है? मेल कहलाता है। और जिस लिंग में अगर अंडाणु बन रहा होता है उसमें क्या कहलाता है? फीमेल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर एक लिंगी के मतलब क्या होता है? एक लिंगी के मतलब होता है अगर किसी के पास शुक्राणु है तो क्या कहलाएगा? मेल कहलाएगा। ठीक,
अगर अंडाणु है तो क्या कहलाएगा, फीमेल कहलाएगा। ठीक है, तो जिसके पास केवल एक ही हो, नहीं तो हो तो अंडाणु हो, नहीं हो तो शुक्राणु हो, तो क्या कहलाएगा, एक लिंगी कहलाएगा। तो ठीक, अब एक लिंगी में क्या हो जाता है, जैसे हो गया पपीता, क्या हो गया, पपीता, तरबूज, ठीक है, हो गया मानव। ठीक है, ये बहुत ऐसे जीव है जो कि क्या होता है, एक लिंगी होता है। क्या होता है, बहुत ऐसे गाय भैंस हो सकता है, ठीक है, पक्षी हो सकती है सब। ठीक है, ये क्या हो सकता है, एक लिंगी होता है। क्या होता है, एक लिंगी। जैसे मानव है, अगर मेल है तो उसके मेल अलग होता है, मानव है, फीमेल अलग होता है। ठीक, तो क्या होता है, एक लिंगी होता है। मानव क्या होता है, एक लिंगी होता है, क्योंकि यहाँ मानव में जो पुरुष जो होता है क्या होता है, एक लिंगी होता है, क्योंकि पुरुष के पास क्या रहता है, केवल शुक्राणु रहता है। स्त्री जो होती है उसके पास क्या होता है, अंडाणु होता है। ठीक, जब तक ये दोनों आपस में जब तक मिलेगा नहीं, तब तक अगला संतति का निर्माण नहीं होगा। कोई अगर स्त्री चाहे एकलौता किसी बच्चे को जन्म दे देना, चाहे पुरुष चाहे किसी बच्चे को अकेले जन्म दे देना, तो किसी कीमत में हो नहीं सकता है, क्योंकि दोनों जब तक आपस में मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो पुरुष जो होता है उसके पास 23 ठो क्रोमोसोम, और स्त्री जो होती है उसके पास 23 ठो क्रोमोसोम देने की क्षमता होती है। जब ये 23 को दे देगा, लेकिन मान लीजिए कोई अगर 23 को दे ही देता है, 23 को फिर उसको नहीं मिलता है, तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये नेचुरली बनाया गया है क्या करना है, दोनों आपस में मिलने के बाद ही क्या करता है, बच्चा का निर्माण करता है। जब तक ये दोनों आपस में मिलेगा नहीं तब तक हो नहीं सकता है, क्योंकि क्या है, एक लिंगी है। ठीक है, लेकिन अब कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे लिंग होते हैं, क्या होता है, द्विलिंगी होते हैं। क्या होता है, द्विलिंगी होता है, जिसमें एक ही जीव होता है, लेकिन क्या होता है, वो द्विलिंगी होता है, जिसमें कि उसमें किसी मेल होगा तो केवल मेल ही होगा, फीमेल होगा तो केवल फीमेल ही होगा। अकेले मेल ही रहेगा तो भी जनन की प्रक्रिया कर सकता है, केवल फीमेल होगा तभी भी जनन की प्रक्रिया कर सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं गुड़हल। गुड़हल के फूल आप लोग देखे होंगे, या केचुआ, ये ऐसे प्रकार का जीव है जिसमें क्या होता है, जनन की प्रक्रिया केवल गुड़हल अकेले रहेगा तभी भी उसका जनन की प्रक्रिया होता है। केचुआ जो होता है वो अकेले रहेगा तभी भी हो सकता है। कृमि, ठीक है, ये सब जीव है, क्या होता है, द्विलिंगी होता है। क्या होता है, द्विलिंगी होता है। इसमें किसी दूसरे लिंग की ज़रूरत नहीं पड़ता है, अकेले ही अपना जीवन की प्रक्रिया जनन की प्रक्रिया कर सकता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगला हम लोग को टॉपिक पढ़ना है कि लैंगिक जनन की सार्थकता। क्या पढ़ना है, लैंगिक जनन की सार्थकता। लैंगिक जनन के सार्थकता। लैंगिक जनन का सार्थकता के क्या मतलब होता है? लैंगिक जनन का सार्थकता का मतलब यही होता है कि अभी जो हम लोग जब कोई भी जो जीव होता है उसमें फीमेल हो गया और एक होता है मेल, ये दोनों आपस में क्या करता है, संभोग करता है। संभोग के बाद जो जीव का उसका संतति का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें से 23 और इसमें से भी 23, इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री। इसी को क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री। माने ऐसे तो एक पुरुष, एक जो जीव होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग के अंदर 46 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। किसी मेल में भी 46 होता है, फीमेल में भी क्या होता है, 46 होता है, लेकिन 23 क्रोमोसोम ये मेल देता है, 23 क्रोमोसोम क्या देता है, फीमेल देता है। दोनों जो आके मिल के क्या होता है, 46 है, जो कि इसका क्या होता है, पूरा क्रोमोसोम के बच्चा जो होता है, ठीक है, वो उसका 46 के 46 क्रोमोसोम पूरा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अर्धसूत्री विभाजन इसलिए होता है
क्योंकि अगर मान लिया अगर 46 क्रोमोसोम ये दे दे, 46 क्रोमोसोम ये दे दे, तो कितना हो जाएगा? तो 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, यानी 92 क्रोमोसोम है। कितना हो जाएगा? 92 क्रोमोसोम होगा। क्योंकि और ये आने वाले जो होगा, एक क्रोमोसोम कहाँ पर होता है हम लोग जानते हैं जी, अभी हम बताए हैं आप लोगों को, ये कोशिका क्या होता है? कोशिका, कोशिका, कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, ठीक, केंद्रक के अंदर आता है डीएनए, ठीक। अब ये डीएनए में ही समाहित रहता है क्या? ये क्रोमोसोम, जिसको हम लोग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। ये जो क्रोमोसोम होता है क्या चीज़ से बना रहता है? प्रोटीन से बना रहता है। क्या चीज़ से बना रहता है? प्रोटीन से बना रहता है, ठीक। तो यदि ये पूरा अपना क्रोमोसोम दे मेल और फीमेल दोनों, तो कितना हो जाएगा? 92। देखिए आवश्यकता हम लोग कितना के? 46 की। कितना के? 46 है, 46 के। अब 92 अगर दे देता है तो एक ऐसे समय आएगा, ठीक है, एक ऐसे समय आएगा इस आने वाला संतान में इतना ज़्यादा भिन्नता होते जाएगा, इतना ज़्यादा भिन्नता हो जाएगा कि कुछ ऐसे समय आएगा जिस समय में केवल डीएनए ही डीएनए दिखाई देगा, मनुष्य दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इसीलिए जो विभाजन होता है क्रोमोसोम का क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। 23 को इसका और 23 को इसका। तो देखिए याद रखना है, ये संख्या में पूछेगा कि क्या चीज़ में पूछेगा? संख्या में क्रोमोसोम में किसी मनुष्य में संख्या में पूछा क्रोमोसोम तो बताना है 46, और कभी कभी जोड़ा में पूछता है तो बता देना है कितना? 23। कितना बता देना है? 23। जोड़ा में पूछा तो 23, संख्या में पूछेगा तो 46 से क्रोमोसोम की संख्या होती है, ठीक है। अब अगला हम लोग को पढ़ना है ये पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, मैं इसको यहीं पर ख़त्म करता हूँ। पार्ट 1 ये हो जाता है, इसके सेकंड पार्ट में मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरे वीडियो और मेरे पढ़ाए हुए बात अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं और सुंदर से सुंदर कमेंट छोड़ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में शेयर कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं, ताकि आने वाले जो भी वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसका लाभ उठा सकें। क्योंकि इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ हर एक बोर्ड की तैयारी कराई जाती है, वो भी बिना किसी कॉस्ट के, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर सेवा उपलब्ध है। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, और साथ ही साथ सब सब्जेक्ट की व्यवस्था होगा, ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, इसके अगले पार्ट में आप लोगों के बीच बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के जय हिंद, जय भारत।